हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवदिनकर। आई वेलकम यू टू द चैनल द मैथ्स द कोड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स के बारे में। आपके 10th क्लास का ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्राइंगल्स, और इसको लेकर स्टूडेंट्स के मन में काफी कंफ्यूजन रहती है। थ्योरम समझ में नहीं आती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद बेसिक कंसेप्ट तो आपके क्लियर हो जाएंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। बचते हैं क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है देन आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है, और आपको उसका सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो है अपना सिमिलर फिगर्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, एंड कुछ थ्योरम्स भी हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो थ्योरम्स तो आप जानते हैं ना, ट्राइंगल्स के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट होती है थ्योरम। तो वे सभी के सभी थ्योरम विद प्रूफ देखेंगे। और इस वीडियो को दो पार्ट्स में अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि काफी थ्योरम्स हैं इसके अंदर, उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए दो वीडियो इसकी आने वाली है। ओके, तो बिना देरी किए हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो सबसे पहला है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या होती है? तो दो टाइप की फिगर है, देखो, एक होती है सिमिलर फिगर्स और एक होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ऐसी फिगर जिनका शेप एंड साइज एकदम इक्वल है, एकदम सेम है, उसे वो बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट फिगर। दो फिगर अगर ऐसी हैं कि उनका शेप एंड उनकी साइज बिल्कुल डिक्टो सेम है, एक जैसा है, सिमिलर है, देन उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। लेकिन ऐसी फिगर्स जो दिखाई देने में तो एक जैसी है, उनका साइज इधर उधर हो सकता है, यानी कि हमें बेसिकली फोकस करना है उनकी शेप पर। अगर वो दिखाई देने में एक जैसी है दो फिगर, तो उन दोनों फिगर को हम सिमिलर फिगर बोलते हैं, है ना। तो यानी कि इफ टू फिगर्स, यहां पे लिख देता हूं मैं, इफ टू फिगर्स आर सिमिलर और इक्वल और सेम, आर सिमिलर इन शेप, है ना। अगर दो फिगर शेप में सिमिलर हैं देन दे आर सेड टू बी सिमिलर फिगर्स, ठीक है ना। दे आर सेड टू बी सिमिलर फिगर्स, तो उनको हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सिमिलर फिगर्स में। अच्छा, अब सिमिलर फिगर्स होती कैसी कैसी, मतलब दिखाई देने का क्या मतलब हो गया ये, चलो यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम सर्किल। सर्किल, तो जितने भी सर्किल आप बना सकते हैं वे सभी के सभी सर्किल सिमिलर होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो, मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाया, मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। फिर मैंने एक और सर्किल बनाया और इसकी रेडियस हो गई मान लेते हैं 2 यूनिट। फिर मैंने एक और सर्किल बनाया और इसकी रेडियस मान लेते हैं हो गई है 3 यूनिट। तो मैंने यहाँ पर जो तीन सर्किल बनाए, बेसिकली इनका साइज अलग अलग हो गया, लेकिन इनकी शेप तो सर्कुलर ही रहेगी। चाहे आप कितनी ही रेडियस का सर्किल बना लें, तो उसकी शेप तो कभी सर्किल सर्कुलर के अलावा कुछ और हो नहीं सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी सर्किल्स रहेंगे वो सभी दिखाई देने में एक जैसे रहेंगे। और अगर दो फिगर्स दिखाई देने में सेम है तो हम बोलते हैं कि वो फिगर्स कैसी हैं, सिमिलर फिगर्स हैं। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जितने भी सर्किल ए टू जेड इनफाइनाइट सर्किल आप बना सकते हैं, वे सभी के सभी इनफाइनाइट सर्किल अपने आप में सिमिलर होंगे। ठीक है। नंबर दूसरी फिगर आती है आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आप बना सकते हो वे सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कैसे होने वाले हैं, सिमिलर होने वाले हैं। आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाइए जिसकी साइड 1 यूनिट है या 1 सेंटीमीटर है। फिर आप दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाइए जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट है। आप एक और बना लीजिए जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट है। तो ये सभी के सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल जो हम बना रहे हैं वो शेप में तो लगभग एक जैसे ही हैं सभी। और अगर दो फिगर्स दिखाई देने में एक जैसी हैं तो वे सिमिलर होंगी। और जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आप बना सकते हैं, चाहे वो 1 सेंटीमीटर लेंथ का हो, चाहे 10 सेंटीमीटर लेंथ का है, चाहे 1000 सेंटीमीटर लेंथ का है, वो सभी दिखाई देने में एक जैसे रहेंगे। और अगर सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स दिखाई देने में एक जैसे हैं तो हम बोलेंगे जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हम बना सकते हैं वो सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर आती है वो आती है स्क्वायर। क्या आती है? स्क्वायर। अब स्क्वायर, आप 1 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर बनाइए, आप 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर बनाइए, या आप 3 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर बनाइए। जितने भी स्क्वायर आप बना सकते हैं ये सभी के सभी स्क्वायर भी कैसे होने वाले हैं, सिमिलर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दिखाई देने में तो एक जैसे हैं। अब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो साइड का,
2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर हो, 10 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर हो, या कितनी भी सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर हो, वो सभी स्क्वायर्स हमेशा एक जैसे ही दिखाई देंगे। इसलिए जितने भी स्क्वायर्स हम बना सकते हैं वो सभी के सभी स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। ट्राइंगल को स्क्वायर के सिमिलर तो हम किधर से किधर को भी नहीं कह सकते। ट्राइंगल अलग है, स्क्वायर अलग है, तो ट्राइंगल और स्क्वायर में कोई सिमिलरिटी नहीं है। बट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जितने भी हैं वो सभी आपस में सिमिलर होंगे, और जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सभी स्क्वायर्स आपस में सिमिलर होंगे, जितने भी सर्किल्स हैं वो सभी सर्किल्स भी सिमिलर होंगे आपस में। इतनी बात आपको समझ में आई कि सिमिलर फिगर्स क्या होती है। ठीक है। हो सकता है कि 5 साइड की कोई फिगर हो, जैसे कि 4 साइड की ले लो रोम्बस, जितने भी आप रोम्बस बनाओगे वो सभी के सभी रोम्बस भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद आता है नंबर 4। नंबर 4 पे आप एक नॉर्मल लिख दे, रेगुलर पॉलीगन। एक नाम ले लेते हैं हम, रेगुलर पॉलीगन। यानी कि एक ऐसा पॉलीगन, एक ऐसी फिगर जिसमें जितनी भी साइड होने वाली हैं वो सभी इक्वल होने वाली हैं, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि इसमें सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं। सभी स्क्वायर्स जो भी हैं वो भी एक रेगुलर पॉलीगन ही है, क्योंकि इसमें सभी साइड इक्वल हैं। और एक ऐसी रेगुलर फिगर, एक ऐसी फिगर जिसमें 5 साइड होंगी और पांचों की पांचों साइड इक्वल होंगी, उसको बोलेंगे हम रेगुलर पेंटागन, है ना। एक ऐसी फिगर जिसमें 6 साइड होंगी और 6 की 6 इक्वल लेंथ की होंगी, उसको बोलेंगे हम रेगुलर हेक्सागन। तो जितने भी रेगुलर पेंटागन रहेंगे, जितने भी रेगुलर हेक्सागन रहेंगे, जितने भी रेगुलर पेंटागन है वो सभी सिमिलर, जितने भी रेगुलर हेक्सागन है वो सभी सिमिलर होने वाले। तो आप ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके, फिगर्स को देखकर बता सकते हैं कि फिगर सिमिलर है या नहीं। लेकिन कई बार देखकर बताना फिगर्स को कि सिमिलर है या नहीं पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, कुछ क्राइटेरियाज पढ़ते हैं सिमिलर बताने के। और इस वीडियो में हम आगे वही पढ़ने वाले हैं कि अगर दिखाई देने में पता ना चले कि ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, तो ट्राइंगल की बात करते हैं। तो अगर ट्राइंगल्स को देखकर पता ना चले, या इक्विलेटरल ट्राइंगल के अलावा कोई और ट्राइंगल हमारे पास आ गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया, या राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आ गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल आ गया, तो वो सभी ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, उस बात का कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हमें पढ़ने हैं, और उन क्राइटेरियाज की हेल्प से हम बताएंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अलावा बाकी जितने भी ट्राइंगल्स हैं, 2 ट्राइंगल की बात करेंगे उनमें हम, कि वो सिमिलर होंगे या नहीं होंगे according to the criteria we are going to study further. ओके। ये तो हमें दिखाई दे रहा ही है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सिमिलर हैं। और अगर प्रूफ करना है आपको तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को भी हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आपको पता चले गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स तो सिमिलर होते ही हैं। और अगर नहीं भी अभी आइडिया लगाया तो अभी हम जब आगे क्राइटेरिया पढ़ेंगे ना, तो क्राइटेरिया से हम इजीली प्रूव कर देंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है भैया वो सिमिलर है। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब यह है कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे। तो ट्राइंगल्स टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, are said to be similar on the basis of some criteria on the basis of some criteria। तो कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पर आप उनको सिमिलर बोलोगे ट्राइंगल्स को। विथ कौन कौन से क्राइटेरिया है। नंबर 1, जो सबसे पहला क्राइटेरिया है सिमिलर बताने का दो ट्राइंगल्स को, वो है SSS। इसको आप समझते ही होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो देखिए, साइड साइड साइड। ये क्या होते हैं अभी आगे पढ़ेंगे। साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। एक तो सिमिलर प्रूफ करने का ये क्राइटेरिया है, साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। ओके। एक तो ये क्राइटेरिया हो गया सिमिलर बताने का। और दूसरा दूसरा जो क्राइटेरिया है दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बताने का, वो है AAA, यानी कि एंगल एंगल एंड एंगल, एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है। इसके अलावा एक क्राइटेरिया और है आपके सिलेबस में, और वो है आपका
नंबर थर्ड पे साइड एंगल साइड, ठीक है ना, यानी कि SAS, साइड एंगल साइड, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। तो आपके सिलेबस में ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने के ये 3 क्राइटेरियाज हैं, होते तो इसके अलावा भी हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 3 क्राइटेरियाज हैं। अगर इन 3 क्राइटेरियाज में से कोई सा भी एक क्राइटेरिया हम प्रूफ कर देते हैं, देन 2 ट्राइंगल्स के लिए, है ना, कोई सा भी एक क्राइटेरिया 2 ट्राइंगल्स के लिए हमने प्रूफ कर दिया, तो ये प्रूफ हो जाता है कि वो 2 ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। ओके, ये बात आइडिया लगा आपको। और ये क्राइटेरिया क्या क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे, कंफ्यूजन मत करिएगा, हो सकता है कि दूसरी वीडियो में आए। आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरम्स भी हैं। तो क्राइटेरिया पे बढ़ने से पहले ना हमें ये थ्योरम्स देखनी पड़ेंगी कि एक थ्योरम क्या क्या बोलती है, ठीक है ना। जो ये सबसे पहली थ्योरम है, इसने बोला इफ ए लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है इसी के ऊपर डिपेंड है सारी की सारी। इसने बोला इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसने ये बोला कि एक ट्राइंगल है अपने पास, ट्राइंगल ले लेते हैं, सपोज करो ये अपना एक ट्राइंगल हो गया, और इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं हम ABC, इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC। इसने बोला कि किसी भी एक साइड के पैरेलल, देखो थ्योरम पढ़ो, इसने बोला इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब एक साइड ड्रॉ कीजिए किसी भी एक साइड के पैरेलल। तो हमने माना कि BC साइड के पैरेलल एक साइड हम ड्रॉ करते हैं, और ये साइड मान लेते हैं हम DE है, क्या है DE। तो DE साइड जो है हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी BC के, है ना। तो यहां से हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लेते हैं वी ड्रॉ DE, हमने DE को ड्रॉ किया है, एंड विच इज पैरेलल टू BC, जो साइड BC के क्या हुई है, पैरेलल हो गई है, ठीक है। अब इसने हमसे प्रूफ ये करवाया है कि ये जो D और E पॉइंट आ गए हैं इन दो साइड्स पर, AB और AC पर, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स इन दोनों लाइंस को, AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये इसने हमसे प्रूव करवाया है ना। तो टू प्रूफ दैट, हमें हमसे प्रूफ क्या करवाया इसने, टू प्रूफ दैट, इसने हमसे प्रूफ ये करवाया है कि ये D पॉइंट है, उसने इस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड किया है, AD और DB इस रेशियो में डिवाइड किया है। तो AD एंड DB रेशियो में डिवाइड कर दिया है, और वही रेशियो इस E पॉइंट ने जो AC को डिवाइड किया है उसके इक्वल आएगा, यानी कि वो रेशियो इक्वल आएगा AE अपॉन EC के, ये इसने हमसे प्रूफ करवाया है। ओके, तो अब ये प्रूफ करने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे हम इस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं, क्योंकि इस थ्योरम का प्रूफ भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और अगर नहीं भी पूछा जाता है तो आइडिया होना चाहिए कि इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ करते हैं, इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा। चलो, हमने सबसे पहले क्या किया, इस डी पॉइंट से AE पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो डी से AE पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सिमिलरली E पॉइंट से AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, E पॉइंट से भी हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये अपना एक परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखिएगा, ये भी अपना एक परपेंडिकुलर है, ये दो अपने परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, B से E को मिलाया, B से हमने मिला दिया है E को, पीछे हो गई लाइन कोई बात नहीं, और हमने D से मिला दिया है फिर C को, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यह है DM M पॉइंट, और ये है अपना EN पॉइंट। ओके, ठीक है। तो आप में चलो रिकॉर्डिंग लिए, हम्म, तो ठीक है, देखते हैं अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई है तो। मेरी वॉइस क्लियर है, यस, देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें कुछ ट्राइंगल्स देखो, कौन कौन से ट्राइंगल देखने हैं आपको। एक दो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको ADE, तो वी हैव ट्राइंगल ADE,
ट्रायंगल एडी के अलावा मैं चाहता हूं कि आप दूसरा ट्रायंगल देखो, बी डी ई, ये वाला बी डी ई ट्रायंगल। अभी देखता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ये वाला ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, दिखाई देगा आपको बी डी ई। और उसके बाद आप दूसरा ट्रायंगल देखो डीई सी, डीई सी। तो आपको दो ट्रायंगल और देखने हैं इसमें, एक तो बी डी ई ट्रायंगल, बी डी ई एंड ट्रायंगल डीई सी इन द गिवन फिगर। इस फिगर में हमारे पास ये तीन ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहे हैं। है तो और भी सारे, लेकिन हमें इन दोनों को ही ध्यान में रखना है, इन द गिवन फिगर। इसके बाद मुझे एक बात बताइए, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल? ये दोनों ट्रायंगल बीडीई एंड डीईसी, ये दोनों ट्रायंगल, एक तो बीडीई और एक डीईसी, ये जो दोनों ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल साइड्स के बीच बने हुए हैं? आप बोलोगे यस सर। क्यों? क्योंकि डीई जो साइड है वो बीसी के पैरेलल है, और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच हमने इन दोनों ट्रायंगल को बनाया है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स का बेस डीई है। ध्यान से देखो इन ट्रायंगल्स को, बी डी ई को ध्यान से देखो, डीई सी को ध्यान से देखो। बीडीई ट्रायंगल एंड डीई सी ट्रायंगल्स दोनों सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस नहीं, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच बने हुए हैं, पैरेलल लाइंस के बीच। और हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स का बेस डीई है। कह सकते हैं बेस तो कोई सी भी साइड हो सकती है, तो हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स का बेस डीई है। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, ट्रायंगल बीडीई, ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल डीईसी, ट्रायंगल डीईसी आर बिटवीन पैरेलल लाइंस, बिटवीन पैरेलल लाइंस। अभी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, थ्योरम को प्रूव करने की, तो बने रहिएगा बिल्कुल ध्यान से। triangle BDE and triangle DEC are between parallel lines and have same base DE, have same base DE। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई? ठीक है, तो समझ में आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि आप दूसरे ट्राइंगल, मतलब जो ये ट्राइंगल है ADE, उस पर नजर मारो। ट्राइंगल ADE को अगर आप देखोगे, इन ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE के अंदर अगर आप AD को बेस बनाना चाहते हैं, अगर ट्राइंगल एडी के अंदर आप एडी, साइड एडी को बेस बनाना चाहते हैं, तो एडी के कोरस्पोंडिंग हाइट क्या बन जाएगी? EN, है ना? बेस पर हाइट चाहिए हमें, हाफ बेस हाइट लगाने के लिए, क्योंकि हमें इसमें आगे क्या करना है ना, एरिया निकालना पड़ेगा ट्राइंगल्स का, और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस हाइट, हाफ बेस हाइट। तो अगर मैं एडी को बेस मानता हूं, तो EN हो जाएगी हाइट। इन ट्राइंगल एडीई बेस बेस कैन बी, लिख लो, बेस कैन बी AD and height can be, and height can be, अभी मैं बस बता रहा हूं कि देखो हमें कैसे कैसे इसको स्ट्रक्चर बनाना है। हाइट कैन बी EN, है ना? और जरूरी थोड़ी ना ये बेस और ये हाइट ही हो, देखो हम AE को बेस मान सकते हैं, और AE के कोरस्पोंडिंग हाइट क्या बन जाएगी? DM। और अब लिख लेते हैं AE कैन बी हाइट, AE कैन बी बेस, AE कैन बी बेस एंड DM हाइट। ए को हम क्या कह सकते हैं? बेस, और डी को हम कह सकते हैं हाइट। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आई है, देन हम आगे बढ़ते हैं और इसको थ्योरम को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ क्या करना है आपको दिखाई दे रहा है, दे ही रहा हुआ है ना? हाँ, ये, हाँ, प्रूफ देखो हमें ये करना है, ये हमें प्रूफ करना है, और इसको प्रूफ करने की बारी चल रही है। ठीक, अभी तक मैं समझता हूँ कि मैंने जो भी इसमें किया है वो अभी सभी आपको समझ में आया है, मैंने लिख भी दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक, अब चलो इस ट्राइंगल एडी का एरिया निकाल सकते हैं हम, है ना? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई दो तरीके से निकाल सकता हूं, एक बार एडी को बेस मानकर, एक बार एई को बेस मानकर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई विल बी इक्वल टू हाफ बेस, बेस कितना हो जाएगा इसमें? एडी, और हाइट कितनी हो जाएगी एडी के अकॉर्डिंग? EN। ठीक है, या इसका एरिया हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, हाफ
बेस बेस हो जाएगा इस बार AE, और AE की कोरस्पोंडिंग हाइट क्या बन जाएगी DM। ठीक है, ओके। अभी मैंने यहाँ पे जो चीज लिखी है कि BDE एंड DEC पैरेलल लाइंस के बीच बने हुए हैं और उनका बेस सेम है। ठीक है, तो चलो अब मुझे क्या करना है ना, BDE का एरिया निकालना है एंड DEC का एरिया निकालना है। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ट्राइंगल BD का एक एरिया आएगा हाफ बेस हाइट। चलो, अगर मैं बेस मानता हूं इस ट्राइंगल का BDE में, देखो हमने ये वाला मान लिया बेस, और इस बेस की कोरस्पोंडिंग हाइट क्या बनेगी, इस बेस की कोरस्पोंडिंग हाइट बनेगी ये वाली EN। इस बेस की कोरस्पोंडिंग हाइट क्या बन जाएगी EN। ये बात आई होप कि आप समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो मैं भी आगे आपको बताऊंगा कि ये EN हाइट क्यों बनी है। ठीक है, चलिए। तो जो ट्राइंगल BDE है उसका एरिया निकलेगा हाफ, बेस माना आपने BD, ये बन गया अपना BD बेस, और हाइट क्या बन जाएगी BD के कॉरस्पॉन्डिंग EN, तो बन जाएगी EN। ठीक है, अब आप एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC या DEC। इस ट्राइंगल DEC का एरिया निकालोगे हाफ, बेस मानते हैं इस बार हम EC, ये मान लेते हैं बेस, और इस बेस की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या बनी जाएगी ये वाली DM। और ये हाइट क्यों बनी जाएगी बस अभी बताऊंगा, एक मिनट रुकिएगा। तो बेस हो जाएगा इसका EC एंड हाइट हो जाएगी इसकी DM। ठीक है, बस अगर आप इतना समझ चुके हैं तो अब प्रूफ करने के लिए ज्यादा देरी बची नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखो आपने ADE का एरिया निकाला था, ये वाला ADE का एरिया दो तरीके से निकाला, एक तो ये वाला ADE का एरिया, और एक आपने दूसरे तरीके से निकाला ADE का एरिया जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपने BDE का एरिया निकाला और आपने DEC का एरिया निकाला। तो अब हमें निकालना है रेशियो, है ना। एक तो चाहिए हमें एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का रेशियो, इसके साथ हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इसका निकालते हैं हम रेशियो। तो रेशियो निकालेंगे, चलो। तो रेशियो निकालेंगे तो ये बन जाएगा, ऊपर तो आएगा हाफ इंटू AD इंटू EN, ये बन जाएगा हाफ AD EN, और डिवाइड में आ जाएगा BDE कितना है हाफ इंटू BD, और इंटू में आ जाएगा आपका हाफ इंटू BD इंटू EN। ठीक है, EN से तो EN कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका AD अपॉन BD। ठीक है, AD अपॉन BD आ गया। जरा देखो प्रूफ करने में ध्यान से देखो, प्रूफ करने में लेफ्ट हैंड साइड में AD अपॉन BD चाहिए, तो हमने AD अपॉन DB बना दिया। राइट हैंड साइड में चाहिए AE अपॉन EC, और AE अपॉन EC कहां से आएगा, AE अपॉन EC आएगा यहाँ से, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे DEC से। ठीक है, आगे करता हूँ इस चीज को मैं। तो हमें चाहिए एरिया, फिर से रेशो निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE अपॉन में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, और ये है क्या क्या, BDE देखो, ये रहा हाफ AE इंटू DM, तो यहाँ पे आएगा हाफ AE इंटू DM अपॉन, और नीचे आएगा हाफ इंटू DEC का एरिया, DEC का एरिया क्या था अपना EC इंटू DM, यानी कि EC इंटू DM। यहाँ पर देखो DM से DM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो ये आ जाएगा आपका AE अपॉन EC। ठीक है, और मैं इस चीज को लिख लेता हूँ जो हमने पीछे प्रूफ किया कि ADE अपॉन BDE का एरिया है AD अपॉन BD, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, इसका एरिया आया DEC नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गया, ट्राइंगल ADB था ना, BDE, ट्राइंगल BDE, और दूसरा कौन सा था, ADE अपॉन BDE था, तो पड़ जाएगा ADE अपॉन ट्राइंगल BDE। ये हमने उल्टा तो निकाल दिया,
ADE अपॉन BDE निकाला है हमने, तो इधर हमने ADE अपॉन CDE निकाला है, यहाँ पे ADE आएगा, आएगा ADE, हो गया था, और यहाँ पे आएगा ADE अपॉन BDE। अब ठीक है, और ये आ जाएगा आपका AD अपॉन DB, ठीक है, AD अपॉन DB। हमारे पास कुल मिला के ये इक्वेशन बन गई है पूरा सोल्व कर आके। अब क्या करते हैं ना, इनका भी रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इनका भी रेशियो निकालते हैं। तो इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं हम 2, और 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से। जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मैं देखो सीधे लिखता हूँ, जब 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ADE से ADE कट जाएगा, है ना, जो डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो ना, यहाँ से हम डिवाइड करें, समझ लो हमने डिवाइड कर दिया, तो ADE से ADE कट जाएगा, BDE जाएगा ऊपर और नीचे जाएगा DEC। तो जब 1 को 2 से करेंगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा ये आप देख सकते हैं। तो 1 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बचेगा आपका DEC, मतलब एरिया ऑफ DEC ट्राइंगल, और नीचे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू में आ जाएगा AD अपॉन DB, और इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका AE अपॉन EC। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो जरा, ये मैंने जो बात आपको बात लिखवाई थी, ये वाली बात, कि ट्राइंगल जो बने हुए हैं, दोनों ट्राइंगल्स BDE एंड DEC, वो पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं, और उनका बेस भी सेम है। ये वाला बेस भी हो सकता है DE। और अगर दो ट्राइंगल्स, ध्यान से सुनो, अगर दो ट्राइंगल्स पैरेलल साइड के बीच बने हुए हैं और उनका बेस भी सेम है, तो उनका एरिया इक्वल होता है, उनका एरिया इक्वल होता है। मतलब ये जो DEC ट्राइंगल इसमें बन रहा है, DEC, और जो ट्राइंगल इसमें BDE बन रहा है, उनका एरिया सेम है। और अगर दो ट्राइंगल का एरिया सेम है तो उनका रेशियो कितना आएगा? 1, है ना। अगर दो ट्राइंगल्स का एरिया, जैसे कि मान लिया इसका एरिया 5 यूनिट है, इसका एरिया भी 5 यूनिट आएगा, तो 5/5 कितना बन जाएगा? 1। और अगर 5/5 1 बन जाएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू आ जाएगा AE अपॉन EC। और यही बात हमको प्रूफ करनी है। इसी के साथ ये थ्योरम हो जाती है प्रूफ। अब मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि हमने वो हाइट कैसे मानी। मैंने बताया था ना आपको, जो ये ट्राइंगल BDE है, उसकी हाइट EN कैसे हो गई, ये बताता हूँ आपको। तो उसके लिए ट्राइंगल BDE बना लेते हैं। देखो इस टाइप से बना हुआ है ना ट्राइंगल, ये अपना ट्राइंगल बना हुआ है, ये अपना B, ये अपना D, और ये है अपना E, ठीक है। हमने BD को बेस माना था, BD को क्या माना था? बेस। और हमें चाहिए थी इस बेस पर हाइट। अगर मुझे इस पर परपेंडिकुलर डालना हो E से, तो E से परपेंडिकुलर डालने के लिए हमें इधर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, वही तो होती है हाइट, है ना। हाइट का मतलब है परपेंडिकुलर डालो, लेकिन E से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे वो कभी हाइट नहीं बनने वाली। हाइट तो जो 90 डिग्री पे ही तो होगी ना। तो BD को जब आगे बढ़ाएंगे तब उसकी हमें हाइट देखने को मिलेगी, ये वाली हाइट। बात समझ में आई? कि BD बेस पर हाइट क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी EN। इसलिए हमने BD पर EN हाइट मानी है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये थ्योरम कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। अगर ये थ्योरम कंप्लीटली समझ में नहीं आई है आपके, तो इसको फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगी। मैंने बिल्कुल बारीकी से हर चीज को समझाते हुए बताया है कि इसको प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है, तो थेल्स थ्योरम कह दो इसको। थेल्स, क्योंकि ये थेल्स मैथमेटिशियन ने दी थी, थेल्स थ्योरम, ये बोलते हैं इसको BPT। क्या बोलते हैं इसको? BPT। BPT का मतलब क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये बोलते हैं इसको। प्रूफ कैसे कैसे करना है आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पर, क्या है आगे देखते हैं। आगे आपका सेकंड थ्योरम, इसने बोला इफ ए लाइन डिवाइड द, मतलब इसी थ्योरम का उल्टा है, कन्वर्स ऑफ BPT। इसे क्या पढ़ते हैं हम? कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अभी जो ये BPT थी थ्योरम हमारी, वो ये थी कि अगर किसी साइड के पैरेलल कोई साइड मान ली जाए, अगर किसी साइड के कोई पैरेलल साइड मान ली जाए, तो वो पैरेलल साइड बाकी बची हुई दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। और ये थ्योरम है उसकी उल्टी। तो ये थ्योरम ये है स्टूडेंट्स कि अगर कोई साइड, ट्राइंगल के अंदर हमने एक साइड ड्रॉ की, और वो जो साइड हमने ड्रॉ की है वो दो साइड को किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया है,
तो वो साइड थर्ड साइड के पैरेलल बन जाएगी। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मान लो अपने पास एक ट्राइंगल, तो ये अपने पास एक ट्राइंगल है मानो, और ये ट्राइंगल हो गया अपना, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं हम बी, और इस ट्राइंगल को मान लेते हैं हम सी। अब इस ट्राइंगल ए बी सी में हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, और वो लाइन हो गई अपनी डीई। ये लाइन क्या हो गई अपनी डीई, और इस लाइन डीई ने इस लाइन ए बी एंड ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि इक्वल रेशियो में डिवाइड क्या है, मतलब ये गिवन है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। ये हमारा इक्वल होने वाला है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। हमें ये चीज गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है ना, वी नीड टू प्रूव दैट, वी नीड टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ ये करना है कि जो लाइन डीई है वो बीसी के पैरेलल है, दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो लाइन डीई है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। क्या मान के चलते हैं हम, लेट डीई is not DE is not parallel to BC, और बाद में हम ये प्रूफ कर देंगे हमने गलत माना है ना, कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ कर देंगे, लेट DE is not parallel to BC। DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल नहीं है, हमने ऐसा माना, और हमने ये मान लिया कि जो लाइन D, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन E डैश, हमने ये मान लिया कि E डैश जो है वो BC के पैरेलल है, मतलब लेट लाइन DE डैश is parallel to BC। हमने मान लिया कि जो लाइन DE डैश है वो BC के पैरेलल है। और अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि E डैश एंड E ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है बल्कि एक ही पॉइंट है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि E डैश एंड E एक ही जगह लाई करते हैं। और क्योंकि DE डैश BC के पैरेलल है और E डैश एंड E एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, तो DE लाइन भी BC के पैरेलल हो जाएगी। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ई डैश एंड ई अलग अलग पॉइंट नहीं है बल्कि एक ही पॉइंट पर हमने दो पॉइंट मान दिए हैं, ई डैश एंड ई। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसके लिए अभी हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी। थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई लाइन किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है तो वो दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, और हमने ये माना है कि डीई डैश जो है वो बीसी के पैरेलल है। अगर डीई डैश बीसी के पैरेलल है तो वो इन दोनों साइड्स को ए बी एंड ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो चलो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी तो ये जाएगा ए डी अपॉन बी बी इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ये हो जाएगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हमने कैसे लिखा है, ये हमने लिखा है बाय बीपीटी, हमने बीपीटी की हेल्प करके लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, जो हमें गिवन है और जो हमने बीपीटी से लिखा है, मतलब ये वाली चीज और जो ऊपर गिवन थी वो वाली चीज, उन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। देखो ध्यान से, यहाँ पे भी एडीबी अपॉन डीबी है और यहाँ पर भी एडी अपॉन डीबी है। अगर दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट ए ई अपॉन ई सी, तो इसको फर्स्ट सेकंड मान लेना है ना, या मत मानो, ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। AE upon EC equals to EC upon E dash, AE upon EC equals to A dash upon E dash C। ये बात हमको पता चल गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इन दोनों की लेफ्ट हैंड, इन दोनों में हम वन ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड कर लेते हैं, वन। और वन ऐड क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा आपको कि हमने वन ऐड क्यों किया है इसमें। देखो वन ऐड करते हैं, जब वन ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा AE अपॉन EC प्लस वन, और इक्वल्स टू में आ जाएगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस वन। इसको सॉल्व कीजिए तो यह जाएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपका ए ई डैश प्लस ई डैश सी, और अपॉन में आ जाएगा ई डैश सी। ए ई प्लस ई सी करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ए सी साइड। एक मिनट बेटा, एक मिनट चुप रहो अभी, चुप रहो अभी।
तो ए सी, देखो ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन आ जाएगा ई सी, इक्वल्स टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी भी क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन में आ जाएगा ई डैश सी। अब देखो ए सी से ए सी कट गया और यहां से प्रूफ ये हो गया कि ई सी शुड बी इक्वल टू ई डैश सी। और अगर ईसी को ई डैश सी के इक्वल होना है तो दिस इंप्लाइज दैट ई एंड ई डैश मस्ट लाई ऑन सेम पॉइंट, मस्ट लाई ऑन सेम पॉइंट। और अगर ई डैश और ई सेम पॉइंट पर लाई करते हैं, और हमने तो ये माना था कि ई डैश जो डी ई डैश है वो बीसी के पैरेलल है, और ई डैश और ई सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि लाइन डीई भी बीसी के पैरेलल है। तो हम बोलेंगे हेंस डीई इज पैरेलल टू बीसी, और इस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। आई होप को आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस आपकी सेकंड थ्योरम में प्रूफ हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। अरे चलिए, हाँ, तो आ जाता है क्वेश्चन। देखो ये दो थ्योरम आपने पढ़ ली, एक तो पढ़ लिया आपने बीपीटी थ्योरम उसका प्रूफ, फिर आपने पढ़ा कन्वर्स ऑफ बीपीटी एंड उसका प्रूफ। अब थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल ABC हमें गिवन है, सपोज कीजिए अपना ट्रायंगल ABC हो गया, ये हो गया अपना एबीसी ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी है ना। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC एट D एंड E, अच्छा इसके अंदर कोई लाइन हमने इंटरसेक्ट हो गई है, ड्रॉ किया है, और ये AB एंड AC को D एंड E पॉइंट पर कट करती है, एंड इज पैरेलल टू BC, और ये लाइन DE जो है वो BC के पैरेलल भी है। देन हमें ये प्रूफ करना है कि, है ना, हमें प्रूफ करना है कि गिवन, सबसे तो लिख लो हमें गिवन क्या क्या है, given that DE is parallel to BC। हमें हमें गिवन यह है कि DE is parallel to BC, और अगर DE BC के पैरेलल है ना, DE BC के पैरेलल है तो इसमें हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। और इसमें प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव दैट, हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, हमें इसमें प्रूफ ये करना है कि AD अपॉन AB, हमें प्रूफ ये करना है कि AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, हमें इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो अगर हमें ये इसमें प्रूफ करना है और गिवन ये है कि लाइन DE इज पैरेलल टू BC, तो इसमें हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि थेल्स थ्योरम ये कहती है, बीपीटी ये कहती है कि अगर कोई लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल है, मतलब कोई भी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल की कोई भी साइड के पैरेलल एक साइड गिवन है हमें, तो वो साइड ट्राइंगल्स की बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये जो साइड DE है वो AB एंड AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC के, है ना। और इसकी मदद से हमें ये प्रूफ करना है, इसकी मदद से हमें ये प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए देखो बड़ा सिंपल सी बात है, इसका रेसिप्रोकल करो, इस क्वेश्चन में अगर करना है तो ये आएगा, रेसिप्रोकल करने पर DB अपॉन AD इक्वल्स टू में आ जाएगा EC अपॉन AE। और हमने रेसिप्रोकल क्यों किया है, क्योंकि हमें AD तो चाहिए ही, और जो हमें AD चाहिए उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, जो हमें प्रूव करना है उसमें AD आ रहा है, जो हमारे पास है रिलेशन उसमें भी AD आ रहा है, तो इस AD को हम नीचे रखेंगे ताकि ये चेंज ना हो। अब इसमें राइट हैंड साइड में हम 1 ऐड कर देंगे, दोनों में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में दोनों में 1 ऐड कर देंगे। तो जब 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा DB अपॉन AD प्लस 1, और इक्वल्स टू में आ जाएगा EC अपॉन AE प्लस 1। तो हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, ऐड करने पर अब एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा DB प्लस AD, फोन में आ जाएगा AD एंड इक्वल्स टू में आ जाएगा EC प्लस AE, और अपॉन में आ जाएगा आपका AE। ये आ गया, ठीक है। अब मुझे जरा देख के बताओ ट्राइंगल के अंदर कि DB प्लस AD को क्या लिख सकते हैं, DB प्लस AD को हम AB लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। DB प्लस AB इक्वल्स टू DB प्लस AD इक्वल्स टू AB में आ जाएगा, AD इक्वल्स टू में आ जाएगा
अब देख के बताओ, EC प्लस AE को क्या लिख सकते हैं ट्राइंगल के अंदर? EC प्लस AE, इसको लिख सकते हैं हम AC, अपॉन में आ जाएगा AE। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है ना वो आ गया है, बस इसको हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है दोनों साइड का। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा AD अपॉन AB और इक्वल्स टू में आ जाएगा AE अपॉन AC। ये हमें प्रूफ करना था और ये हम प्रूफ कर चुके। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो ट्रेपीजियम बना लेते हैं एक, ये अपने पास एक ट्रेपीजियम हो गया, ये हो गया एक ट्रेपीजियम। ठीक है, तो इसने बोला कि जो लाइन है AB वो DC के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DC, है ना। और इसने हमसे बोला इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये जो इसके डायगोनल्स है वो O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो एक तो डायगोनल हो गया इसका ये वाला AC, एक डायगोनल हो गया इसका BD, ये वाला डायगोनल, ये O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो हमें गिवन क्या क्या है, देखो जो गिवन है वो लिख लीजिए पहले तो। गिवन दैट AB is parallel to DC। गिवन ये है कि जो इसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये हमें प्रूव करना है कि AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन BO, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, हमने इस पॉइंट से AB के पैरेलल एक लाइन खींची है और उसको मान लेते हैं हम OE। ठीक है, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, दैट इज O। तो जो हमने ड्रॉ किया है ना उसको लिखते हैं वी कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ, वी कंस्ट्रक्ट ए लाइन, वी कंस्ट्रक्ट ए लाइन OE। और ये जो लाइन OE है वो पैरेलल है साइड AB के, एंड वो पैरेलल हो जाएगी DC के भी, क्योंकि AB एंड DC तो पैरेलल है ही। तो OE जो साइड है वो AB के पैरेलल हो जाएगी और साथ ही DC के भी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये लाइन, कौन सी लाइन, OE पैरेलल है किसके, AB के, तो जब ट्राइंगल देखो DAB, कौन सा ट्राइंगल देखना हमें, इन ट्राइंगल DAB, ट्राइंगल DAB में आप BPT लगाओ, इन ट्राइंगल DAB बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय BPT। तो BPT लगाओगे, इस वर्टेक्स से लगेगी D वर्टेक्स से, तो आएगा DE अपॉन EA, DE अपॉन EA इक्वल्स टू हो जाएगा DO अपॉन OB। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आप ट्राइंगल देखिए इसमें ADC, कौन सा ट्राइंगल देखिए, ADC, इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में जो EO लाइन है वो DC के पैरेलल है, और अगर ट्राइंगल के अंदर EO लाइन DC के पैरेलल है तो इसमें हम BPT लगा सकते हैं। तो बाय BPT, बाय BPT, तो BPT लगाइए, AE अपॉन ED क्या जाएगा यहाँ पे, AE अपॉन ED इक्वल आ जाएगा AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। ठीक है, इस वाला जो हमारे पास ये दूसरा रिलेशन आया इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए। रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो ये पहले वाला हमने रिलेशन बनाया था उसकी लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, और ये जो हमने अब रिलेशन बनाया है इसके राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कहीं ना कहीं इक्वल है, बस एक चीज की कमी है रेसिप्रोकल करने की। क्योंकि अगर इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए दूसरे रिलेशन को, तो इस रिलेशन की लेफ्ट हैंड साइड और इस रिलेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बन जाएगी। तो चलो कर दीजिए इसका रेसिप्रोकल, तो यह जाएगा DE अपॉन EA इक्वल्स टू हो जाएगा CO अपॉन AO, है ना, ये तो हो जाएगा। अब देखिए इसको मान लेते हैं हम सेकंड, और जो हमने फर्स्ट माना था उसको भी देख लीजिए, फर्स्ट और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, मतलब DO अपॉन DO अपॉन BO लिख लेते हैं इसे, DO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन AO। अब इसको अरेंज कर दीजिए, CO के अपॉन में DO आ रखा है, यानी कि DO को इधर लेके जाइए, AO को ऊपर लेके जाइए, और ये प्रूफ हो जाएगा कि AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन BO। तो कितनी आसानी से आपने थेल्स थ्योरम का यूज करते हुए, BPT का यूज करते हुए इसको प्रूफ कर दिया।
ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, मैं आपको बता ही चुका हूं कि तीन क्राइटेरिया हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से तीन तीन क्राइटेरिया थे? एक तो था साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, दूसरा क्राइटेरिया था आपका एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, और तीसरा जो क्राइटेरिया था वो था अपना साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ये तीन क्राइटेरिया सिमिलर बताने के हमारे सिलेबस में है और इन तीनों को हमें पढ़ना है। इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, ये इन थ्योरम को मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, आई होप को आपको ये समझ में आया होगा सारा का सारा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो बता दीजिएगा, और इसको वीडियो को दोबारा करके आप चला के देखोगे तो आप समझ में भी आ सकते हैं कि ये दोनों थ्योरम्स कैसे प्रूव करनी है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, बीपीटी का यूज करना है सीधा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप को आपको ये सब चीज समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं होगी तो नहीं आई है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसके बाद जो मैं अपलोड करने वाला हूँ वीडियो, वो आने वाली है आपकी ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में, तो उसको जरूर देखना और वो भी आपको समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।